स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का तीसरा अध्याय खनिज और शक्ति संसाधन। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। वह सुकांत से कहती है, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? सुकांत कहता है, यह कोयले के खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? यह सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। चित्र 1 में हम देख सकते हैं कोयले की खदान में ट्रक को भर रहे हैं। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जो खनिज कहलाते हैं। यह खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, एक निश्चित रासायनिक फॉर्मूला हो, उसे खनिज कहते हैं। खनिज सभी स्थानों पर एक समान रूप से वितरित नहीं है। वह किसी विशेष स्थान पर या फिर सेल समूह में संकेंद्रित है। संकेंद्रित मतलब वहीं मिलता है, विशेष स्थान पर या फिर किसी एक विशेष सेल समूह पर। कुछ खनिजों के ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य है, मतलब कि आसानी से नहीं निकाले जा सकते, जैसे कि आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो भी खनिज होते हैं वे अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं और उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब कि मानव उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। वे प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होते हैं। वह अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिजों के प्रकार देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, जो संरचनाओं के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। चित्र 3.2 में हम देख रहे हैं खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक भी 2 भाग में बांटा गया है, लौह और अलोह। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठनों वाला एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है वह अयस्क कहे जाते हैं। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। कितने खनिज हैं? 2800 से अधिक की पहचान की गई है, लेकिन उनमें से अयस्क कितने हैं? 100। अब देखते हैं हम धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं और धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, मतलब कि जो चमकते हैं और द्युति भी होती है और ऊष्मा और विद्युत भी संचालित करती है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोहे अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है, वह अलोह खनिज में लोहा नहीं होता। किंतु कुछ अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकती हैं जो कि लोहा नहीं है, इसलिए अलोह कहे जाते हैं। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम जैसे खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिजों में आते हैं। खनिजों का खनन, प्रबंधन
या आखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। खनिजों के निष्कर्षण देखते हैं, खनन, प्रवेधन व आखनन। खनन भी दो प्रकार से, विवर्त खनन व कुपकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों में से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन क्या होती है प्रक्रिया? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। वह खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें विवर्त खनन कहा जाता है। जो कम गहराई पर होते हैं और सिर्फ पृष्ठीय स्तर को हटाने से ही जो खनिज मिल जाते हैं हमें, वे विवर्त खनन कहलाते हैं। लेकिन जो गहन विधेन मतलब कि गहराई में स्थित होते हैं, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिजों के निष्पक्ष तक पहुंचने में बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। चित्र 3.4 में देख सकते हैं। चित्र 3.4 में हम देख रहे हैं कि ये खुदाई के लिए मशीनरी है जो कि प्रवेधन के रूप में यूज में ली जा रही है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। जो सतह के निकट होते हैं और आसानी से खोदकर निकाले जा सकते हैं, उन्हें आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। सेल का रंग अगर नीला होगा तो मतलब कि इसके अंदर तांबा है। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित सेल समूह होते हैं, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, ऑन्टेरियो कनाडा में तांबा निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों को अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तरक इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। चित्र 3.5 में हम विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण देख रहे हैं। लोहे का जो चिन्ह है वह आप देख सकते हैं और तांबे का चिन्ह और बॉक्साइट का चिन्ह हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या वितरण की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की गई है। एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट और निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड में एक भी खनिज निक्षेप नहीं है। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क की अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा और जस्ता, मैग्नीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप व यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर के कनाडियन सिल्ट जो प्रदेश हैं उनमें, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाओं में। लोहे अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन सील्ड प्रदेश में और कोयले के अल्पेशियन प्रदेश में होता है, एप्लेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है। दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं।
दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वह 430 वर्ष पूर्व बने हैं। वह पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अफ्रीका अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा और लोह अयस्क, टीन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान प्राप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व अनुमान किया गया है। लोहे, अयस्क, सोना, चांदी और तेल के वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में वितरण। लोहा देखते हैं पहले। भारत में उच्च कोटि के लोहे अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। तांबा यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज भारत में मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। यह खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है जो इस अयस्क के खनन को बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात व तमिलनाडु हैं। नमक यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। 3.7 चित्र में हम देख रहे हैं चूना पत्थर की आखनन और चित्र 3.8 में हम राजस्थान की सांबर झील से नमक निष्कर्षण देख रहे हैं। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्कों से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है? क्वार्ट्ज से। एल्यूमिनियम जिसे अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योगों के भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे हम खनिजों संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि पुनर्चक्रण में हम देख रहे हैं चित्र में, हम पुनः प्रयोग करते हैं, उसे रिसाइकल करते हैं और पुनः प्रयोग करते हैं। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वृद्धि और पर इस्त्री करती है। इसके बाद
वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता कर लो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ कह रही है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियां और पंखों को बंद करना भूल जाता है, तो माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीक होता है, लेकिन विद्युत उपकरण जैसे गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग व पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। चित्र 3.9 में हम विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड को देख रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन व संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत के दो मुख्य स्रोत हैं। जैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल के लाभ देखते हैं। आसानी से परिवहन किया जा सकता है टैंकरों में भरकर। वह पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि है, तेल अधिक प्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा व नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। प्राकृतिक गैस के लाभ, आसानी से परिवहन पाइपलाइन से। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, वह तेल से सस्ता होता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ईंधन लाभ क्या होगा? सुप्राय व बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि, संग्रहण में अधिक समय का उपयोग व प्रदूषण फैलाने वाला व हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, वह निर्वीकरण भी करता है। कोयला लाभ क्या होगा? विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए प्रयुक्त। हानि, प्रदूषण का स्रोत है, वह परिवहन के लिए भारी होता है। वह जल विद्युत लाभ, प्रदूषण मुक्त सिंचाई व मत्स्य को बढ़ावा देता है, वह सस्ता होता है। हानि, स्थानीय समुदाय का विस्थापन करती है और निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन होता है, वह स्थापित करने में बहुत खर्चीला होता है। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में ली गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप व दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या से जिस दर से इनका उपयोग किया जा रहा है, इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। चित्र 3.11 में उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला दिख रही है। कोयला, यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहे और इस्पात, वाष्प ईंधन, विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है और कोयला जिसका हम आज भी उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फन व दलदल की पृथ्वी की परतों के दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतरित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। चित्र 3.12 में हम तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य देख रहे हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन
अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां इसका अपरिष्कृत पेट्रोल के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। शब्द उत्पत्ति देखते हैं। पेट्रोलियम, जो कि एक लैटिन शब्द पेट्रो, जिसका अर्थ होता है सेल, व ओलियम, जिसका अर्थ होता है तेल, से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सेल, तेल। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबई, मुंबई में मुंबईआई तथा कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, जिसे एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू व वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। और रूस और नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ तटीय अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित तोटी के टपकने के समान है, जो अंत में सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत को दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत, बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, और यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। हम चित्र में देख रहे हैं 3.15 में जल विद्युतीकरण, जिसमें जल भंडार पाइप की सहायता से टरबाइन पर गिर रहा है और इससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। चित्र 3.14 भी देख लेते हैं। इसमें सलल जल विद्युत परियोजना, जो जम्मू कश्मीर में है, उसका दृश्य दिखाया गया है। आगे देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अभी हमने परंपरागत स्रोत देखे थे, अब गैर परंपरागत स्रोत देखते हैं। जीवाश्म ईंधनों की बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्ति हो जाएंगे, और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण भी पैदा कर रहा है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा, इनके लाभ देखते हैं। पहले देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस व ज्वारीय, 6 हैं। पवन ऊर्जा के लाभ हानि देखते हैं। प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित किए जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत है। सुरक्षित है और साफ है। हानि है ध्वनि प्रदूषण। टरबाइन घूमते हैं, इसके बड़े बड़े पंखे आपने देखे होंगे पवन ऊर्जा के लिए। वह पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन
के प्रसारण संकेतों में व्यवधान है। पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। सौर ऊर्जा असमाप्य मतलब कि समाप्त नहीं होती है, प्रदूषण मुक्त है, खर्चीला है और स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बाद होती है। ज्वारीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त व असमाप्य। हानि क्या होगी? वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन। परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पादन करना और खर्चीला भी है। बायोगैस के लाभ कम लागत, उपयोग में आसानी, जैव विविधता में का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि हरित गृह प्रभाव का कारण है। भूतापीय ऊर्जा लाभ होंगे स्वच्छ पर्यावरण व हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि होगी शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। सौर ऊर्जा देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों से विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग में की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को भी सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग एक प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदायों को रोशनी देने के लिए और यातायात संकेतों में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पवन ऊर्जा भी एक असमाप्य स्रोत है जो समाप्त नहीं हो सकते। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। चिरकाल से मतलब पहले से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटरों से जुड़ी होती है। वह पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित होते हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम व थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप हैं। भारत में राजस्थान व झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरेला और कर्नाटक में कैगा हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर व पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? चित्र 3.18 में आणविक ऊर्जा संयंत्र जो कलपक्कम में दर्शाया गया है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इस चित्र में हम देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। जो नाभिकीय रिएक्टरों से गर्म जल निकलता हुआ भाप बनती है, उससे टरबाइन घूमते हैं, जनरेटर चलता है और विद्युत उत्पादन होता है। विखंडन द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यूएसए जो अमेरिका है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में
कूगा घाटी में स्थित हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं 3.20 में मणिक्रम में भूतापीय ऊर्जा, और ख में देख रहे हैं भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन कैसे पकाया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा कैसे निकलती है वह हम देख रहे हैं। प्राकृतिक दरार होती है, उनमें से भाप निकलती है, या फिर हम नीचे पाइपलाइन, जो कुएं की सहायता से पाइपलाइन से हम उसका भाप लेते हैं और टरबाइन घूमते हैं और जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध का निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिलें मिलती हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में बनाया गया था। चित्र में हम देख सकते हैं निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उच्च ज्वार जो आता है, निम्न ज्वार भाटा जो होता है उससे पानी को पास किया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन से जनरेटर चलता है और विद्युत उत्पादन होता है। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर और रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि एक अनिवार्य रूप से मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत कठिन है और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक विभिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं, ध्यान से सुने। प्रश्न नंबर 1 है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। लोहा हो जाएगा, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। लोहा हम आपको पता है कहाँ पे यूज़ लेते हैं, बर्तनों में। एल्यूमिनियम बर्तनों में यूज़ लेते हैं। और ग्रेफाइट जो हम पेंसिल होती है हमारी, उसमें जो लगी हुई काली काली चीज़ होती है वह ग्रेफाइट कहलाती है। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। और धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पत्थरों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोत का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र बायोगैस, तटीय क्षेत्र पवन ऊर्जा, शुष्क प्रदेश सूर्य ऊर्जा। 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। आवश्यक न होते हुए जल रहे स्विच को बंद करें। खाना ढककर पकाएं। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। रात या अंधेरा होने पर लाइट का इस्तेमाल ना करें। रात या अंधेरा होने से पहले लाइट का इस्तेमाल ना करें। अपने मोबाइल फ़ोन के चार्ज न होने पर चार्जर बंद करके रखें। सही उत्तर को पहचानिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ग, वे असमाप्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? इसका उत्तर हो जाएगा चिली। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करती है?
इसका हो जाएगा खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। अगला है कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। बड़े बांधों के निर्माण के लिए किनारों के पेड़ काटा जाता है, जिससे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। बांध के निर्माण में नदियों को बांट दिया जाता है, जिससे नदियों का बहना प्रभावित होता है। क्योंकि नदी अब स्वतंत्र रूप से नहीं बहती है, तो पानी स्थिर हो जाता है और जलाशय का तल ऑक्सीजन से रहित हो जाता है, जिससे जल जीवन प्रभावित होता है। इसलिए बांधों के निर्माण से पहले पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान से देखा जाता है। दूसरा है अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। कोयला बहुत सारी उद्योगों के लिए ऊर्जा और कच्चे माल का स्रोत है। यदि ये उद्योग कोयला खानों से दूर होते हैं तो कोयला ले जाने का खर्च बढ़ जाएगा और कोयले ले जाने के बाद कुछ कोयला बर्बाद भी हो सकता है। इन्हीं कारण की वजह से बहुत से उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तीसरा है पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम के कच्चे तेल को जब भूमि से निकाला जाता है तो उसका रंग काला होता है। और पेट्रोलियम के बहुत सारे उपयोग हैं, जिससे पेट्रोलियम गाड़ी के ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोलियम का उपयोग विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है। पेट्रोलियम बहुत कम पाया जाता है। इन सभी कारणों के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। आखनन में सतह के निकट स्थित खनिजों को खोद कर निकाला जाता है। इससे आसपास की भूमि पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा देखते हैं पहले। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वह हैं जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा सकते हैं। और ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत के उदाहरण हैं। गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत जो पर्यावरण में उपस्थित हैं और जिनके भंडार असीमित हैं, उनके गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन इनका उपयोग कम किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। बायोगैस और प्राकृतिक गैस। बायोगैस यह मानव निर्मित संसाधन है। इसका उत्पादन जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतु अवशेष व पशुओं के गोबर से किया जाता है। प्राकृतिक गैस ये एक पेट्रोलियम निक्षेपों के प्रकृति में पाए जाने वाला संसाधन है। भारत के कृष्ण गोदावरी डेल्टा और जैसलमेर के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन उपलब्ध हैं। लोहा और अलोहा। लोहा यह खनिज लोहा होता है, उसे लोह खनिज कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्रोमाइट, मैग्नीज। अलोह खनिज यह खनिज लोहे नहीं होता है, इसलिए अलोह कहा जाता है। तांबा, सीसा। धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज वे होते हैं जो धातु कच्चे रूप में होते हैं। उदाहरण लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इत्यादि। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर, जिप्सम इत्यादि। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।